नमस्कार। मैं कीना आज आप लोगों के लिए जनसंचार के जो बाकी दो माध्यम रह रखे हैं, टेलीविज़न माध्यम और इंटरनेट माध्यम, वो लेकर के आई हूँ। ठीक है। अब देखिए, जो जनसंचार का तीसरा माध्यम है टेलीविज़न माध्यम। तो टेलीविज़न क्या है? जनसंचार का श्रव्य और दृश्य माध्यम है। ठीक है। रेडियो क्या था? श्रव्य माध्यम था। या रेडियो की तरह क्या होता है? एक रेखीय माध्यम होता है, यानी कि हम टीवी स्टार्ट करें तो हम उसमें क्या है, हम रुक करके दोबारा रिपीट करके नहीं देख सकते। तो ये एक रेखीय माध्यम है। ठीक है। टेलीविजन में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो उसके दृश्य होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते रहते हैं, यानी कि जो दृश्य होते हैं वे शब्दों के अनुरूप क्या है, चलते ही रहते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। जो टेलीविज़न है इसमें कम से कम शब्दों में क्या है, अधिक से अधिक बातें बताने की शैली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो जितने भी जनसंचार माध्यम हैं उनकी विशेषताएं भी हैं तो उनकी कमियां भी हैं। तो टेलीविज़न की जो विशेषता है, ठीक है, उसकी क्या, देखिए, टेलीविज़न समाचारों की विशेषताएं, पहली चीज़ है कि जो देखने और सुनने की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है। हमें चीज़ें क्या है, जीवित या दिखाई देती हैं, सजीव चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। प्रभावशाली खबर से परिचित होना होता है, यानी कि वो क्या करता है, जो प्रभावशाली खबरें होती है उससे हमें परिचित करवाती है। समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना, यानी कि समाचार हम क्या है, लगातार उसका प्रसारण टीवी पर देख सकते हैं। ठीक है। अगर विशेषताएं हैं तो कमियां भी होंगी। ठीक है। तो टेलीविज़न की कमियां देखिए, टेलीविज़न समाचारों की कमियां निम्न हैं। पहली क्या है, भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी, यानी कि हम जिस भाषा का भी इस्तेमाल टेलीविज़न पर कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हमें अत्यंत सावधानी के साथ करना होता है। हम उसमें वर्तनी की अशुद्धि नहीं कर सकते। दूसरा है, बाइट का ध्यान रखना आवश्यक है। बाइट का अर्थ होता है कथन। जिन बातों को, जिन कथनों को हम टीवी पर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, हमें उन पर ध्यान देना होता है, मतलब उनका ध्यान रखना होता है कि ये कथन कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अगला है, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को भी जन्म देता है। ये उसकी कमियां हैं। ठीक है। कभी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चल रहा है लेकिन सामाजिक जो तत्व होते हैं वे क्या है, उसको भड़काने का काम कर देते हैं कई बार। ठीक है। परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है। ये क्या है, इसकी कमियां हैं, क्योंकि वो टीवी पर दिखाई दे रहा है तो जो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो समाज के प्रति, समाज में उत्तेजना को पैदा कर देती है, समाज के लोगों को भड़का देती है। ठीक है। अब है, टेलीविज़न पर जो खबरें आती हैं, ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीविज़न पर जो खबरें आती हैं वो कितने चरणों से होकर गुजरती हैं। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रिंट माध्यम था, रेडियो था, वैसी क्या है, टेलीविज़न भी क्या है, चैनल समाचार देने का मूल आधार है। उसका आधार क्या है, सूचना देना। ठीक है। तो टेलीविज़न पर जो चैनल आते हैं वो भी क्या है, समाचार देते हैं। लेकिन जो समाचार आपके टेलीविज़न पर चल रहा है, ठीक है, सपोज करो 8 से 8:30 बजे के बीच में जो न्यूज़ आ रही है, उस समाचार में, उस न्यूज़ में वो कितने चरणों से होकर गुजरेगी। तो वो पूरे टोटल कितने चरण हैं, 7 चरण हैं। ठीक है। पहला चरण है फ्लैशबैक, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ये तो क्या है, 7 चरण हैं। ठीक है। आपको पेपरों में पूरे 7 के 7 के क्या करने होते हैं, नाम देने होते हैं। तो जो हमारा, अब देखो, इसको मैंने डिफाइन करके भी आपको बताया है। जैसे फ्लैशबैक है, या इस फ्लैशबैक को हम क्या कह सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में किसी बड़ी खबर को तुरंत दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, पर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ के बार बार चलती रहती है, लेकिन वो क्या है, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को हम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, फ्लैशबैक उसी को कहा जाता है। फिर है ड्राई एंकर। इसके अंतर्गत एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि घटना कहाँ हुई, घटना क्या थी, घटना कब हुई और घटना कैसे हुई। तो जो एंकर होता है, जो न्यूज़ को पढ़ने वाला होता है, वो हमें सीधे सीधे इन चीज़ों के बारे में बताता है, यानी कि इन प्रश्नों का जवाब वो हमें अपने न्यूज़ में देता है। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। फोन इन है फिर तीसरा,
इसमें रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है, यानी कि जो रिपोर्टर है वो घटना स्थल पर जाया रहेगा और वहाँ से वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाता है। आपने देखा होगा एंकर होता है और एंकर के बगल में एक फ़ोन होता है, ठीक है। उस फ़ोन पे आपने देखा होगा ना कि वहाँ से ऐसे दिखाते हो कि जैसे वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो टीवी पर हमें क्या है, रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जो घटना स्थल पर होता है उसकी हमें सिर्फ क्या सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। एंकर जितने भी सवाल पूछता है, उससे जितनी भी जानकारियाँ लेना चाहता है, एंकर सारी जानकारियाँ उनसे घटनास्थल से ले लेते हैं। तो जो फ़ोन इन वाला है, यानी कि रिपोर्टर कहाँ होता है, आपका घटनास्थल पर होता है और फ़ोन के द्वारा वो दर्शकों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाता है। लेकिन माध्यम क्या है हमारा, टीवी, ठीक है। फिर एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, जो एंकर पढ़ता है। यानी कि उसके साक्ष्य जब मिल जाते हैं, ठीक है, घटना के दृश्य मिल गए, उन्हें साक्ष्य मिल गए, तब क्या करते हैं, वो उन दृश्यों और उन साक्ष्यों के आधार पर क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, यानी कि खबर को लिखते हैं जिसको एंकर पढ़ता है, ठीक है। एंकर जो समाचार को पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है, विजुअल और दृश्यों के आधार पर जो सूचना लिखी गई है उसको वो पढ़कर हम लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर है एंकर बाइट। बाइट का अर्थ होता है कथन, ठीक है। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि जो एंकर है, जो न्यूज़ पढ़ रहा है, वो क्या है, बिना बाइट के तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर वो कहेगा नहीं तो फिर क्या। टीवी में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, यानी कि अगर किसी खबर की पुष्टि करनी है तो लोगों के कथन दिखाए जाते हैं टीवी पर। लोगों से पूछा जाता है, आपने देखा होगा, लोगों से पूछा जाता है कि आपने इस घटना को देखा तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होता है, उन संबंधित लोगों की बाइट को दिखाया जाता है। फिर है लाइव। लाइव में क्या किया जाता है कि जो घटना स्थल है, जहाँ पर घटना हुई है, कोई भी घटना घटित हुई है, तो उसका सीधा प्रसारण हम वहीं से देखते हैं, वो सीधा प्रसारण वहीं से दिखाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे आपका सिंदूर वाला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हमें राजस्थान साइड का दिखाया जा रहा था, जम्मू कश्मीर की साइड का दिखाया जा रहा था, तो वो सीधा कहाँ से दिखाया जा रहा था, घटना स्थल से दिखाया जा रहा था। तो घटना स्थल से जब सीधा प्रसारण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लाइव कहा जाता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो, ठीक है, तो जो मैच रिकॉर्डेड होता है तो उसमें लाइव लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। जो मैच जब हो रहा है और उसी समय उसको दिखाया जा रहा है, जैसे ओलंपिक गेम हो गए, आपके राष्ट्रीय गेम हो गए, नेशनल गेम हो गए, ये सारे क्या होते हैं, टीवी पर लाइव दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो घटनास्थल से सीधा क्या होता है, उनका प्रसारण किया जाता है, ठीक है। अब है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ क्या करता है, प्रस्तुत करता है, यानी कि हम तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या होता है, जो संबंधित घटना होती है उसके दृश्य और इससे जुड़े लोगों की बाइट, यानी कि जो दृश्य जहाँ घटना हुई, जैसे सोचो कि कहीं क्या है, लोग हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, तो हड़ताल करने वाले लोगों ने क्या है, पूरी रोड जाम कर दी है, तो वो जगह दिखाई जा रही है, ठीक है। और वहाँ से संबंधित लोगों की बाइट ली जाएगी कि जैसे उन्होंने हड़ताल क्यों करी है, क्या मांगे हैं उनकी, तो वो क्या है, पत्रकार उनसे सवाल करेगा, तो वो अपने कथन को बताएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, ग्राफ के द्वारा ज़रूरी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है। ग्राफ का इस्तेमाल आपने देखा होगा शेयर मार्केट के द्वारा किया जाता है। शेयर मार्केट को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ठीक है। तो एंकर पैकेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो हो गए हमारे टीवी पर हमारे समाचार कितने चरणों से होकर गुजरते हैं, पूरे 7 चरणों से होकर गुजरते हैं। मैंने इसका आपको मतलब मुख्य चीज़ें इसमें डाली है कि आप पेपरों में क्या क्या लिख सकते हैं और आपको नंबर किस तरीके से इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब है जो टेलीविज़न पर समाचार आते हैं उनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो मैंने साथ में रेडियो भी दिया है कि रेडियो और टेलीविज़न की जो भाषा शैली है वो एक जैसी ही होती है, अगर हम उस भाषा शैली को पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। तो मैं आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ही आपकी तैयारी करा रही हूँ कि जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जब चेकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे क्या है, उल्टी चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पर भाषा शैली पूछा है तो बच्चा बुनियादी बातों को लिख देता है या वो अपनी इच्छा से भी बना देता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना करें, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों में, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम रेडियो समाचार या टीवी पर जो समाचार आ रहे हैं उनकी भाषा शैली में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो है भाषा के स्तर पर गरिमा बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक तो हमें गरिमामयी भाषा का इस्तेमाल करना है, हम उसमें अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए,
ठीक है। दूसरा है सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सकें और इसका ध्यान रखना चाहिए। हम जो न्यूज़ देखने वाले लोग हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि सभी वर्ग के लोग, सभी स्तर के लोग इस समाचार को आसानी से समझ सकें। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर दें, जो शब्द मतलब लोगों ने सुने ही ना हो, लोग उसके अर्थ को जानने के लिए परेशान रहें, तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ठीक है, आगे है वाक्य छोटे तथा सरल हो एवं वाक्यों में तारतम्यता हो। ये नहीं कि वाक्य जुड़ाव, मतलब जो वाक्य है हमारे वो आपस में जुड़ने चाहिए, उनका संबंध कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम दक्षिण की बात करें तो हम तुरंत क्या है पश्चिम की बातें करने लग गए उसी सेंटेंस में, तो वो क्या होगा कि वो वाक्य आपस में तारतम्यता नहीं बनाएंगे। पहली और दूसरी चीज़ क्या है, वाक्य हमारे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए। अगला है जटिल शब्दों का सामाजिक शब्दों तथा मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। पहली चीज़ तो हमें कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर जो सामाजिक शब्द हैं, ठीक है, जो समाज को मतलब भड़का सकते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। मुहावरों का उपयोग नहीं करना है। अनावश्यक उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें इन चीज़ों से क्या करना होता है, बचना होता है। जो टेलीविज़न पर समाचार लिख रहे हैं या रेडियो पर जो समाचार लिख रहे हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे है जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि लिखने वाला दूसरा होता है, पढ़ने वाला कोई और होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो कठिन शब्द ना हो, जो उच्चारण में बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हो उनका ना प्रयोग हो, बहुत छोटे शब्दों का प्रयोग ना हो, और अंकों का हमें क्या है इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि शब्दों में हमें वो अंक दिखाने होते हैं ताकि पढ़ने वाले को क्या ना हो, कोई भी कठिनाई ना हो। तो ये तो हमारा हो गया टेलीविज़न माध्यम, जो हमारा जनसंचार का तीसरा माध्यम था। अब हमारा चौथा माध्यम आता है जनसंचार का इंटरनेट, जो वर्तमान काल में वर्तमान समय में इंटरनेट का जाल पूरी तरीके से पूरे संसार में फैल गया है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर हर लोग मतलब चीज़ें आ रही है, इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही है, तो किसके माध्यम से आ रही है, सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से अपलोड की जाती हैं, और हम भी उन चीज़ों का इस्तेमाल इंटरनेट के द्वारा ही करते हैं। या जैसे हम अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप इस सब में क्या है, इस सब में क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, अब देखिए, इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी कि जो हम इंटरनेट पर जो समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं, जो हम खबरों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, वही क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पर हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा परिचर्चा के साथ वाद विवाद हो गया, आपके फीचर आदि का क्या कर सकते हैं, कार्य आसानी से कर सकते हैं। किस पर, इंटरनेट पर कर सकते हैं। आपने देखोगे हम एक मिनट में कुछ ढूंढना चाहें तो हम इंटरनेट पर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कुछ सेकंडों में हमें जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो जो टीवी, रेडियो और बाकी चीज़ें हैं जनसंचार की, उनमें इतनी जल्दी से चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, फिर है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है, जबकि विश्व क्या है, पहले दौर पर है। मतलब जो विश्व है वो तीसरे दौर पर चल रहा है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था। जो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, और भारत में क्या चल रहा है, अभी दूसरा दौर चल रहा है। तो जो पहला दौर था वो 1982 से और 1992 तक माना जाता है, और दूसरा दौर 1993 से 2001 तक माना जाता है। ठीक है, और 2002 के बाद से आपका क्या है, तीसरा दौर माना जाता है। लेकिन भारत में अभी कौन सा दौर चल रहा है, दूसरा ही दौर चल रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारत में वास्तव में rediff.com, इंडिया इंफोलाइन तथा सिफी जैसी कुछ साइटें वेब पत्रकारिता का कार्य करती है। यानी कि भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता का काम करती हैं, वे तीन साइटें बताई गई हैं। एक rediff.com इंडिया है, इंडिया इंफोलाइन तथा सिफी है। ठीक है, तीन है, rediff.com, इंडिया इंफोलाइन और सिफी। ये साइटें क्या करती हैं, इंटरनेट पत्रकारिता का काम करती है। रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। यानी कि जो रिडीफ है, rediff.com है, वो भारत की क्या है, पहली इंटरनेट साइट है, जिस पर क्या है, हमें समाचार मिलते हैं। ठीक है, जो गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रहा है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यानी कि जो वेबसाइट है ना, जिस वेबसाइट पर बहुत विशुद्धियाँ पाई जाती हैं, वो कौन सी वाली है, तहलका.com है। ठीक है, हिंदी में इंटरनेट का जो संसार है
उसके बारे में देखिए। हिंदी में इंटरनेट में पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। इंदौर में नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, यानी कि जो हिंदी में नेट पत्रकारिता हुई थी उसकी दुनिया जब प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से मानी जाती है? इंदौर में। ठीक है, इंदौर में उसकी नई दुनिया का आरंभ माना जाता है। ठीक है, जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर एवं राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हुए। ठीक है, प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ है वो क्या अखबार के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता है, बल्कि वो सिर्फ आपको कहाँ मिलता है? इंटरनेट पर मिलता है। ठीक है, आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट BBC मानी जाती है। ठीक है, जो श्रेष्ठ साइट मानी जाती है, सबसे सर्वोच्च मानी जाती है, वो कौन सी साइट है? आपकी BBC साइट है। हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी वेब पत्रिकाता अभी अपने शैशव काल में है, यानी कि अपने बचपन में है भी। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। हिंदी जो टाइपिंग है उसके फ़ॉन्ट की सबसे बड़ी समस्या है। अभी हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि जो भी अभी कीबोर्ड जो आ रहे हैं वो किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट उस पर लिखे होते हैं। ठीक है, जब तक हिंदी में कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। यानी कि जब हिंदी का कीबोर्ड आ जाएगा तो हमारे लिए क्या, हिंदी की जो वेब जगत है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक पत्रिकाएं उसमें बड़ी आसानी से टाइप कर दी जाएंगी। तो थोड़ा सा दिक्कतें किस वजह से हो रही है? क्योंकि उसमें हिंदी की कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गए हैं? ये हमारे जनसंचार के माध्यम हो गए हैं। 4 जनसंचार के माध्यम हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।